friends, and welcome. Welcome to today's session of YouTube Live with me, Dr. Tushayu Prasad. I am a consultant in emergency medicine and trauma care at Wokhard Hospitals, Meera Road. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट एड यानी पहली सहायता ट्रॉमा और इंजरीज में किस तरह से दी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं के कारण यंग लाइफ्स चली जाती हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि दुर्घटना या घटना होने के बाद जो पहली सहायता है उसमें देरी हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है और समय पे हॉस्पिटल न पहुंचने के कारण विक्टिम की कभी कभी मृत्यु हो जाती है। यही सारे चीज़ों के लिए आज हमने ये सेशन रखा है, जिसका नाम है फर्स्ट एड इन ट्रॉमा एंड इमरजेंसीज। फर्स्ट एड यानी पहली सहायता, ये क्या होती है? फर्स्ट एड वो मेडिकल हेल्प होता है जो घटना या किसी एक्सीडेंट के बाद दी गई पहली उपचार की तरफ जो एक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है इमरजेंसी एक्शंस। इसमें प्रायोरिटी क्या रहता है? फर्स्ट एड का 3 प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट इज हमें जान को जाने से बचाना है, मतलब प्रोटेक्ट लाइफ। दूसरी बात, आपको सिचुएशन या दुर्घटना के कारण प्रॉब्लम्स ना बढ़े, उसको आपको रोकना है। इसका मतलब आपको प्रिजर्व करना है कि ये सिचुएशन और खराब ना हो। और तीसरा, आपको ये इंश्योर करना है कि आप सहायता यानी मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस आप बुलवा के पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर पाए हॉस्पिटल तक। तो ये 3 चीज मुख्यतः हमको देखना होता है कि हम ये फर्स्ट एड में दे पाए। अब फर्स्ट एड कैसे दिया जाए? जब भी आप किसी को भी फर्स्ट एड देना चाहें, सबसे पहली बात जो आपको देखनी है वो है, क्या वो जगह सुरक्षित है, क्या वो सीन सेफ है आपके जाने के लिए, आपके सहायता करने के लिए। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। मान लीजिए सड़क के बीचों बीच एक दुर्घटना घटी है, जहां पे एक व्यक्ति भीषण रूप से घायल हो गया है। आप अगर आसपास से गुजर रहे हैं और अगर आपने अपने गाड़ी को या अपने बाइक को रोका सहायता देने के लिए, आपको पहली चीज जो इंश्योर करनी है वो है, क्या वो सीन सेफ है। इसमें आप कोशिश करेंगे कि आने और जाने वाले ट्रैफिक को रोका जाए, सो दैट आपकी सुरक्षा बनी रहे। किसी भी फर्स्ट एड देने वाले सिचुएशन में हम ये नहीं चाहेंगे कि फर्स्ट एडर जो फर्स्ट एड दे रहा है वो भी एक विक्टिम या वो भी घायल हो जाए। तो फर्स्ट एड देने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है आपकी सुरक्षा। दूसरी बात, जब भी आप किसी व्यक्ति जो जिसका ट्रॉमा हुआ है, जो इंजर्ड है, उसको आप सहायता देने जा रहे हैं, सबसे पहली बात जो आप चेक करोगे सीन सेफ्टी के बाद वो है पेशेंट क्या वो होश में है या बेहोश है। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप चेक करोगे कि पेशेंट होश में है कि बेहोश है। क्यों? क्योंकि अगर वो बेहोश है, इसका मतलब ये है कि जो घटना घटी है उसमें क्षति जो पहुंची है वो बहुत भीषण रूप की है। अगर कोई व्यक्ति होश में नहीं है तो तुरंत आपको जो दूसरी चीज चेक करनी है वो है उसकी सांसें। क्या उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? इसमें 2 आउटकम हो सकता है। हो सकता है कि पेशेंट बेहोश है और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। इस केस में अगर आप सीपीआर में ट्रेंड हैं तो तुरंत आपको पेशेंट को सीपीआर की सहायता देनी पड़ सकती है। दूसरा हो सकता है पेशेंट होश में नहीं है बट उसकी सांसें चल रही हैं। ये दोनों अलग सिचुएशंस हैं। अगर वो होश में नहीं है और उसकी सांसें चल रही हैं, तब आपको उनको एक सेफ्टी पोजीशन में लाके उनको रिकवरी पोजीशन देना है और मेडिकल सहायता आने तक पेशेंट को केयर देना है। इसमें आप इस व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। रिकवरी पोजीशन क्या होती है? रिकवरी पोजीशन
उन पेशेंट्स के लिए होती है जो बेहोश है पर सांस ले रहे हैं। रिकवरी पोजीशन में डालने के लिए पेशेंट का एक तरफ का हाथ और पैर एक तरफ साइड में करते हुए उसको मुंह एक तरफ सीधे सिधाई में रख दिया जाता है। इससे होता यह है कि पेशेंट का जो जीभ है, जो टंग है, वो फॉल नहीं होता और जो भी मुंह में अगर कोई उल्टी या फिर अगर कोई ऐसा हादसा हो तो वो सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, अगर सबसे पहली जो चीज चेक करनी है वो है कॉन्शियसनेस, होश। दूसरी चीज जो चेक करनी है वो है पेशेंट की सांसें। और तीसरी चीज जो आपको चेक करनी होती है वो पेशेंट का पल्स। अगर आप फर्स्ट एड में ट्रेंड हैं, अगर आपके पास मेडिकल ट्रेनिंग है, तब आप पेशेंट का पल्स चेक कर सकते हैं। कैसे पल्स चेक किया जाए? अपनी 2 उंगलियों से पेशेंट के गले में विंड पाइप यानी ट्रकिया के बगल में जो जगह है उसकी तरफ उंगलियों को रख के आप चेक करोगे कि पेशेंट को पल्स है कि नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, ये है हमारा हवा का नली जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, और ये हमारा मसल है जिसे हम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कहते हैं। तो किसी भी पेशेंट का पल्स चेक करने के लिए आप अपनी 2 उंगली नीचे की तरफ इस गड्ढे में डालते हुए आप चेक करोगे कि पेशेंट को पल्स है कि नहीं है। मैं ये वापस रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना के बाद बेहोश है, सांसें उसकी नहीं चल रही हैं और पल्स उसका नहीं है, तो अगर आप ट्रेंड हैं सीपीआर में तो अवश्य आप वो सीपीआर दें और साथ ही साथ एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तुरंत फोन लगाएं सो दैट वो एम्बुलेंस और डॉक्टर के साथ तुरंत पहुंच पाए। इसके बाद बात आती है कि अगर इस पेशेंट को मेजर या मैसिव ब्लीडिंग हो रही है आपके सामने, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के कारण उसकी हड्डी में और अंदरूनी नसों को गहरी चोट पहुंची है जिसके कारण आप विजिबली देख रहे हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। तो मेजर मैसिव ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहली बात, ब्लीडिंग को रोकने के लिए पेशेंट का अगेन होश चेक करें, ब्रीदिंग चेक करें और अगर आप प्रशिक्षित हैं तो पल्स चेक करें, क्योंकि अगर वो होश में नहीं है और सांसें नहीं चल रही हैं तो आपको तुरंत सीपीआर देना होगा और आपको और लोगों की मदद लगेगी। मान लीजिए आपका पेशेंट होश में है, सांसें ले रहा है, बट अंदरूनी चोट की वजह से आप देख रहे हैं कि उसके हथेली या हाथों से ब्लीडिंग हो रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आपके पास मेडिकल सप्लाईज ना हो तो एक सफेद, एक साफ सुथरा कपड़ा, रुमाल हो सकता है आपका, आपका कोई साफ कपड़ा हो सकता है, आप उसको इंजर्ड एरिया में रखते हुए अच्छा प्रेशर हड्डियों के अगेंस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी का हाथ या पांव छूते हैं तब आपको उनका स्किन और उनकी हड्डी दोनों महसूस होती है। कोई भी ब्लीडिंग अगर आपको रोकनी है तो आपका डायरेक्ट प्रेशर उस घाव के ऊपर पड़ना चाहिए और उसकी निचली जो सतह है वो हड्डी का एक बेस होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, मान लीजिए कि मैं किसी को ब्लीडिंग रोकने के लिए फर्स्ट एड देना चाह रहा हूं, मेरे पास ड्रेसिंग मटेरियल नहीं है पर मेरे जेब में एक साफ सुथरा रुमाल है। इस रुमाल को हम एक छोटा बैंडेज टाइप बना के ये कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट प्रेशर आप उस जगह पे दें। ये प्रेशर आप लगभग 10 मिनट तक पूरी तरह से देते रहेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो आप प्रेशर दोगे घाव के ऊपर, ये 10 मिनट का प्रेशर रहेगा। मान लीजिए 10 मिनट के बाद आप ये देखते हैं कि ब्लीडिंग अभी भी थम नहीं रहा है, तब आपको तुरंत उसी कपड़े से एक टाइट ड्रेसिंग और गांठ देते हुए पेशेंट का हाथ आपको ऊपर कर देना है। ये करते ही पेशेंट के ब्लीडिंग रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ब्लड लॉस जो हो रहा है वो भी थम सकता है। इस बीच आपको ये इंश्योर करना है कि पेशेंट का होश, पेशेंट की सांसें नॉर्मल हैं और वो चल रही हैं। जैसे ही आपको और सहायता मिलेगी आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फोन करेंगे।
आप ये बताएंगे कि यहाँ पे एक भीषण दुर्घटना घटी है जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो तुरंत एम्बुलेंस में ऑन द स्पॉट एड्रेस बताते हुए आप उनको बुला सकते हैं। और एक चीज जो हमने देखी है एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ट्रॉमास में, वो है हड्डियों का टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना। ध्यान रखिएगा कि ब्लीडिंग के पीछे भी एक फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर में ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभी सिर्फ फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, आप जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हैं एक्सीडेंट के बाद, और अगर आपको ये सारी चीजें दिखाई दे, जैसे हाथों या पाँव में जहां पे चोट लगा है वहां पे बहुत ज्यादा सूजन हो जाना, उस जगह को छूने पे बहुत ज्यादा दर्द होना, और उस जगह पे कुछ अबनॉर्मल साउंड या अबनॉर्मल जॉइंट दिख जाना, ये बहुत ही हार्ड साइन होता है एक फ्रैक्चर का। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा पेन उस जगह पे और डिफॉर्मिटी यानी एक बेंड नजर आए जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिखती, इसका मतलब वहां पे फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब भी आप फ्रैक्चर केस देखें, सबसे पहली बात आपको ये करनी होगी कि आप उस इंजर्ड हाथ को ज्यादा हिलाएं ना, जितना हो सके उसको आप आराम दें, उसको हिलाएं ना। दूसरी बात आपको ये करनी है, अगर पेशेंट होश में है तो खुद पेशेंट को कहते हुए कि आप अपना हाथ एक तरफ रखिए, इस तरह से, इस तरह से करते हुए आपके पास अगर कोई ट्रायंगुलर बैंडेज हो या फिर कोई लंबा कपड़ा हो, हाथ को इस तरह से रखते हुए बगल के तरफ से आपको उस लंबे कपड़े से गांठ यहां कंधे की तरफ दे देना है। इससे होगा क्या कि जो फ्रैक्चर्ड जो हाथ है वो हिलेगा कम, हिलाने के कारण जो क्षति पहुंच सकती है वो नहीं होगी और पेशेंट को थोड़ा आराम भी मिलेगा। ऑन द स्पॉट आपके पास मेडिकल सप्लाई नहीं होगी, इसी के लिए अगर आपको कोई साफ कपड़ा हो, कोई दुपट्टा हो, कोई लंबा कपड़ा हो, उसी से आपको एक ट्रायंगुलर बैंडेज बनाना होगा। और हमेशा याद रखें कि पेशेंट का होश, पेशेंट का ब्रीदिंग आप चेक करते रहें। कोई भी ब्लीडिंग पॉइंट दिखे तो उस पर डायरेक्ट प्रेशर देते हुए 10 मिनट तक आप उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें, और अगर ब्लीडिंग ना रुके तो हाथ को रेस कर दें। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है। हमने ये सीखा कि अगर कोई बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है, तब क्या करना चाहिए। हमने ये सीखा कि कोई बेहोश है और सांस ले रहा है तो कैसे रिकवरी पोजीशन दी जाती है। हमने ये सीखा कि ब्लीडिंग कैसे रोकी जाती है। हमने ये सीखा कि फ्रैक्चर कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे पोजीशन दिया जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां पे कभी कभी हमने देखा है कि एक्सीडेंट जब होता है, ट्रॉमा जब होता है, इंजरी जब होती है, तब हमारी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे दिमाग यानी ब्रेन के नीचे से शुरू होते हुए हमारे कमर के नीचे यानी टेल बोन तक जाती है। ये आप देख सकते हैं कि एक लंबी कड़ी होती है जो बोन्स में एक के बाद एक लाइनअप होती है। कहना चाहूंगा कि हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट जब होता है, जब हाई स्पीड में इंजरीज होती हैं, तब हाई चांस होता है हमारे गर्दन के हड्डियों पे चोट लगना का चांसेस काफी हाई होता है। ऐसे इंजरीज में पेशेंट हो सकता है बेहोश हो, पेशेंट हो सकता है उसके सर पे हेलमेट लगा हो, बट आपको ये हमेशा इंश्योर करना है कि उनको गर्दन में कोई चोट तो नहीं है। हो सकता है चोट अंदरूनी हो, इसी के लिए कहा जाता है कि कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम को ज्यादा हिलाए ना, ज्यादा उसकी गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे न हिलाएं, ज्यादा उस पे पानी न छिड़के, कोई चीजों को उसको सुंघाए ना, क्योंकि अगर उसकी गर्दन की हड्डी को चोट पहुंची है तो हो सकता है उसकी जान बच जाएगी, बट गर्दन की हड्डियों पे चोट लगने के कारण वो लाइफ लॉन्ग
पैरालाइज हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जब भी आप सहायता देंगे, जैसे मैंने कहा, होश चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्लीडिंग पॉइंट्स जो है उसको रोकेंगे, फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स को आप सपोर्ट देंगे, और गर्दन की तरफ अगर आपको जरा भी डाउट है कि वहां पे चोट पहुंच सकती है, तब पहला चीज आप उनकी गर्दन को बिना हिलाए या कम से कम हिलाए आप उस हेलमेट को उतार के एक तरफ कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट पिलो या सॉफ्ट कुशन या फिर कोई दो शीट्स हैं, उसको दोनों तरफ आप रख के सर और उसके गर्दन को इमोबिलाइज कर देंगे, यानी कि वो ज्यादा ना हिले, इसके कारण आप दोनों तरफ सपोर्ट दे देंगे। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लॉक कहते हैं, जहां पे हम सॉफ्ट ब्लॉक्स दे देते हैं। पूरा आइडिया ये है कि गर्दन और सर ज्यादा ना हिले। स्पाइनल इंजरीज में अगर आपको ये लगे कि गर्दन की इंजरी है, तब आपको दोनों तरफ एक ब्लॉक देते हुए उसके सर और उसके गर्दन को सपोर्ट करना है। दूसरी चीज, आपको उसको ज्यादा हिलाना नहीं है। उसको एक तरफ करवट देने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है। चौथी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपने ये फर्स्ट एड दे दिया है अपने पेशेंट को, तब आप एम्बुलेंस के आने तक पेशेंट के साथ रहें। इस बीच पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? हो सकता है कि उसके होश जो है वो कम होने लगे, पेशेंट बेहोश हो सकता है। दूसरी चीज जो हेड इंजरीज में देखी गई है कि पेशेंट को फिट्स यानी आकड़ी यानी सीजर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, उसको उल्टियां हो सकती हैं। ये सारी चीजें होने पर आपको उनको सपोर्ट करना है। तब आप पेशेंट के साथ रहेंगे एम्बुलेंस आने तक। आप आसपास वाले लोगों को भी बुलाएंगे, अगर आपको कोई मदद की संभावना है तो वो आपको मदद भी मिल जाएगी। तो ये थी बात रीढ़ की हड्डियों की। रीढ़ की हड्डियों की इंजरीज में आपको ये इंश्योर करना है कि आप पेशेंट ज्यादा हिलाएं ना, और जितना हो सके एक न्यूट्रल पोजीशन में पेशेंट को रखें। क्या होता है ये न्यूट्रल पोजीशन? न्यूट्रल पोजीशन मतलब सर, आपका गर्दन और बॉडी ये एक सीधाई में रहे, और पेशेंट फ्लैट यानी सुपाइन पेशेंट फ्लैट सरफेस में रहे। आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल इंजरीज के बाद ये देखेंगे कि कभी कभी दुर्घटनाओं में बर्न्स हो जाते हैं। जलने के कारण पेशेंट क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्या करें इस केस में? बर्न्स में हम क्या करें? पहली चीज जैसे मैंने कही थी, आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी बर्न्स वाले विक्टिम को आपको अगर फर्स्ट एड देना है, तो पहला चीज आपको ये करना होगा कि जो पेशेंट है उसको उस बर्न एरिया से बाहर सुरक्षित साफ हवा वाले लोकेशन में लाना होगा। आप उस बर्न वाले इंजरी में फर्स्ट एड देने की कोशिश ना करें, उसको सबसे पहले रेस्क्यू करें। जब भी बर्न इंजरीज होती है, दो चीजें उसमें होती हैं। पहला चीज, जो विक्टिम होता है वो बहुत ज्यादा धुआं अंदर ले लेता है, जिसके कारण उसके नाक और उसके गले में बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उसकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, उसको बेहोशी हो सकती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई बर्न विक्टिम बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा, तो अगेन आपको सीपीआर देना होगा। मान लीजिए आपका पेशेंट बेहोश है बट सांस ले रहा है, आपका इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहेगा कि उसकी सांसें खुली रहे। हाउ टू ओपन द एयरवे? एयरवे को ओपन कैसे करें? बड़ा सिंपल टेक्निक है। आप पेशेंट की तरफ जाके उसका हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे। एक बार और मैं बताता हूं, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करने से पेशेंट की जो सांस लेने की क्षमता है वो बरकरार रहेगी और एक खुला हवा का रास्ता बना रहेगा। ये चीज करने से आपको एक हवा जो अंदर जाने का जो प्रॉब्लम है वो आप
मिटा सकते हैं। मान लीजिए अगर पेशेंट की ब्रीदिंग धीरे धीरे बंद हो जाए, तब आपको इस सिचुएशन में उसको सीपीआर देना होगा। और अगर आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, तब आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए पेशेंट का बर्न सिर्फ हाथों में सीमित है, वो होश में है, उसने कोई धुआं नहीं लिया है अंदर, तो स्किन में होने वाले बर्न्स को कैसे ट्रीट करें? सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में लाएं। साफ कपड़े को आप नॉर्मल टेम्परेचर में भिगो के आप स्किन के ऊपर रख सकते हैं। उस पर किसी भी तरह का टूथपेस्ट या हल्दी या कोई भी फरी मटेरियल आप उस पर न लगाएं। आपका इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहेगा कि जो गर्माहट है बर्न्स के कारण, उसको आप कूल डाउन कैसे कर सकते हैं, और कूलिंग जो फ्लूइड होगा वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। एक रूम के तापमान का पानी आप उसमें डाल सकते हैं। एक कॉटन मटेरियल या फिर एक टॉवल मटेरियल को आप भिगो के उस स्किन पे साफ कॉटन मटेरियल को आप, टॉवल को आप रख सकते हैं। और आप सहायता के लिए पेशेंट को, मेडिकल सहायता के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर बर्न भीषण है, अगर आग बड़ी लगी थी, तो हो सकता है पेशेंट बेहोश हो। एक बेहोश वाले बर्न विक्टिम का जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। इसके अलावा अगर स्किन में बर्न्स है, तो नॉर्मल वाटर टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी आप उसमें डाल सकते हैं। एक सफ़ेद साफ सुथरा कपड़ा, कॉटन मटेरियल, फरी मटेरियल आप ना डालें जिसमें फर रेशे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो घाव में चिपक सकता है। एंटीसेप्टिक लोशन अगर आपके घर पे है, तब आप एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। घर पे मिलने वाले टूथपेस्ट और मसालों से आप दूर रहें। अब चलते हैं आगे की तरफ कि हमारे जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति होते हैं, 60 प्लस, 70 प्लस, अक्सर देखा गया है कि घर में उनका पांव फिसलने के कारण या किसी कारण चक्कर आने के कारण वो घर पे गिर जाते हैं, जिसको हम फॉल्स कहते हैं। ये डोमेस्टिक फॉल्स होते हैं, घर में ये फॉल होता है। इसमें क्या करें? मान लीजिए कि घर में किसी एल्डरली पर्सन का फॉल हुआ है। आप अगर उस सिचुएशन में हैं, तो जाते ही आप सबसे पहले चेक करें। क्या चेक किया जाएगा? अगेन, नंबर 1, पेशेंट होश में है कि नहीं। दूसरा चीज, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तीसरा चीज, कोई मेजर ब्लीडिंग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये तीनों चीज नहीं है, तब आप पेशेंट को सहायता देने के पहले आप पूछें कि पेशेंट को ज्यादा चोट कहाँ लगी है, क्या तकलीफ हो रही है। अगर वो कहें गर्दन में, अगर वो कहें पीछे की तरफ, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप पेशेंट को खड़े होने से रोकें। आपको उनको फ्लैट पोजीशन में ही उनको एक सहायता देते हुए एक सेफ जोन में लाना है। जरूरत से ज्यादा आप न हिलाएं उनको। अगर वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आप उनको खड़े करने की कोशिश न करें। तुरंत अपने नजदीकी इमरजेंसी रूम के एम्बुलेंस को आप बुलवाएं और उनको ये केस सौंप दें। इस बीच में आपको उनका होश, उनका ब्रीदिंग और उनका ब्लीडिंग को रोकना है। तो ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस की हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले एक्सीडेंट्स, इंजरीज के बारे में है। अगर हमारे पास कोई सवाल है तो हम उसको ले सकते हैं। Do we have any questions? Sir, we got a one question that what is ABC in resuscitation? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम देखते हैं एबीसी ऑफ सेविंग लाइफ, एबीसी ऑफ रिससिटेशन। ये एबीसी क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप फर्स्ट एड किसी बेहोश व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आपको ए, बी और सी ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एबीसी क्या होता है? ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। अगर कोई भी विक्टिम या पेशेंट बेहोश है,
एक्सीडेंट, ट्रॉमा या इंजरी के बाद सबसे पहले आप चेक करोगे ए का मतलब एयरवे। एयरवे कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले आप पेशेंट के नजदीक जाएंगे और खोलेंगे, ओपनिंग दी एयरवे। कैसे ओपन करते हैं मैंने बताया, सर को आपको टिल्ट करना है, चिन को आपको लिफ्ट करना है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ऐसे करते ही जो ऑक्सीजन का अंदर जाना होता है वो बढ़ जाता है। इस बीच अगर आपको लगे कि पेशेंट के मुंह में उल्टी या ब्लीडिंग या कोई लूज टूथ है, आप उसको उंगली से हटाने की कोशिश ना करें। आप सॉफ्टली पेशेंट का मुंह एक तरफ कर दें सो दैट जो भी है वो मुंह से साफ हो जाए। आप पेशेंट के पास आके चेक करें कि पेशेंट का सांस आपको सुनाई दे रहा है, क्या पेशेंट का छाती ऊपर या नीचे हो रहा है, और क्या उसकी सांसों की आवाज आपकी चीख पे आ रही है जब आप उसके पास जाएं। तो एयरवे में आपको अंदर जाने का सांस को आपको खोलना है। ब्रीदिंग में आपको चेक करना है कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी पेशेंट शॉक में तो नहीं, पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा फॉल तो नहीं कर गया है। इसके लिए आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले अगर आप प्रशिक्षित हैं तब आप पेशेंट का पल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल पल्स यानी अपनी 2 उंगलियों से पेशेंट के हवे पाइप, विंड पाइप पे में नीचे की तरफ उंगली डाल के चेक करना है कि पेशेंट को पल्स है कि नहीं। दूसरा चीज है, अगर आप पेशेंट की हथेली को छू सकते हैं और पल्स फील कर सकते हैं तो ये आपको फील करना है कि पेशेंट हद से ज्यादा ठंडा तो नहीं पड़ चुका है। पेशेंट का रंग यानी पेशेंट नीला तो नहीं पड़ रहा। इससे ये साबित होता है कि अगर पेशेंट होश में नहीं है, पेशेंट की नसों में पल्स अच्छा नहीं फील हो रहा है और पेशेंट का रंग नीला पड़ रहा है, मतलब पेशेंट शॉक में है। इसी के लिए फर्स्ट एड इन अनकॉन्शियस यानी फर्स्ट एड इन अनकॉन्शियस पेशेंट में ए यानी एयरवे, बी यानी ब्रीदिंग और सी यानी सर्कुलेशन, ये तीनों चीज आपको चेक करके आपको आगे बढ़ना है। So one more question we get, what is the process if anyone come to Wukar Hospital, Mira Road in emergency cases? जैसा कि हमने देखा है कि आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सारे एक्सीडेंट्स, इंजरीज और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पैनिक ना करें, आप हड़बड़ाएं ना, आप अपना कंपोजर बना के रखें। क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तब आप जो डिसीजंस लेंगे वो हो सकता है जल्दबाजी में हो। जैसा कि हमने आज के लेक्चर में देखा है कि सबसे पहले आपको पेशेंट को चेक करना है। सेफ्टी है, आप पेशेंट को चेक करिए। अगर बेहोश है तो ए, बी, सी तीनों चीज चेक करिए। पेशेंट अगर बेहोश है और सांस नहीं ले रहा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सीपीआर जानते हैं तो आप सीपीआर दीजिएगा, और अगर आप सीपीआर नहीं जानते तब आप उसका प्रशिक्षण ले लीजिए। तीसरी बात, अगर पेशेंट होश में है, अगर पेशेंट इस कंडीशन में है कि ट्रांसपोर्ट हो सके तो आप उसको उसके साथ रहें, उससे अलग ना हो। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्षतिग्रस्त विक्टिम या पेशेंट से आप जब हटते हैं तब अगर उस बीच अगर उसको कुछ होता है तो वो भीषण हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो हमेशा पेशेंट के साथ रहें और अपने नजदीकी इमरजेंसी रूम और एम्बुलेंस का नंबर हमेशा अपने स्पीड डायल में रखें। हड़बड़ाहट में आप बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट में जाके बहुत ज्यादा नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस लोकेशन में आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आपका ऑफिस है, उसके 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दायरे में एक अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो आपके स्पीड डायल में होना चाहिए। वोकार्ड में आने वाले सभी एक्सीडेंट और इंजरीज पेशेंट को हम प्रायोरिटी 1 लेवल पे देखते हैं, बिकॉज इन पेशेंट्स में हो सकता है जानलेवा खतरा हो, जैसे मेजर मैसिव ब्लीडिंग, इंटरनल इंजरीज इन द ब्रेन, इन द चेस्ट, इन द एब्डोमेन, सीवियर मैसिव ब्लीडिंग। तो हम इनको प्रायोरिटी लेवल 1 में देखते हैं। हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड
ट्रॉमा प्रोटोकॉल है जिसमें हम ट्रॉमा से रिलेटेड सारे स्पेशलिटीज को इन्वॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर आने वाले पेशेंट को पहले घंटे में मैक्सिमम जो सहायता है वो देते हुए हम उनको सेफ्टी जोन में ले आए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोकाड़ का इमरजेंसी हेल्पलाइन और अपने एरिया में वोकाड़ हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आप अपने स्पीड डायल में रखें, और अगर ऐसा कोई आप एक्सीडेंट या इंजरी देखें तो तुरंत आप वोकाड़ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करें, एम्बुलेंस को बुलवाएं। धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं आप लोग का कि आपने हमें आज ज्वाइन किया यूट्यूब लाइव सेशन में। आज का हमारा टॉपिक था ट्रॉमा एंड इंजरीज में। आने वाले समय में हम और सेशंस करेंगे जहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। एक बात मैं हमेशा आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सीपीआर जानते हैं तो अवश्य किसी भी बेहोश या न सांस लेने वाले पेशेंट को आप सीपीआर दें, सीपीआर सीखने की कोशिश करें, और जब भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो एक ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तुरंत एक्टिवेट करें, पेशेंट को केयर दें और पेशेंट की जान बचाएं। रिमेंबर, यू कैन सेव अ लाइफ। थैंक यू।